नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो आज का हमारा जो पेपर है वो है थर्ड सेमेस्टर का स्पेशल पेपर है, एचआई का पेपर है, हियरिंग इम्पेयरमेंट का। तो सबसे पहले पेपर नेम देख लेते हैं क्या है। पेपर का नाम है एजुकेशनल इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी। पेपर कोड है C14। बीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई का पेपर है ये। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट मॉड्यूल या फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट मॉड्यूल या फर्स्ट यूनिट जो है वो है नीड एंड स्ट्रैटेजी फॉर अर्ली इंटरवेंशन ऑफ हियरिंग लॉस। तो अब इसमें देखते हैं 1.1 में क्या पूछा है। 1.1 में पूछा है पेरेंट इन्फेंट प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, ओवरव्यू, नीड, रिक्वायरमेंट एंड प्लान ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं PIP क्या होता है। PIP का फुल फॉर्म है पेरेंट इन्फेंट प्रोग्राम। तो पेरेंट इन्फेंट प्रोग्राम जो है उन बच्चों के लिए होते हैं जिनको सुनने की समस्या होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और उनके माता पिता को सुनने की क्षमता में सुधार और संवाद स्थापित करने के लिए समर्थन प्रदान करता है। मतलब ये जो कार्यक्रम है, PIP जो प्रोग्राम है वो पेरेंट्स के लिए चलाया जाता है। शिशुओं का प्रोग्राम है, ये पेरेंट्स के लिए चलाया जाता है ताकि वो अपने शिशु की, अपने बच्चों की टेक केयर कर सकें, उनकी क्षमता में सुधार कर सकें और उनसे कम्युनिकेशन कर पाएँ और उनका सपोर्ट कर पाएँ। इसके अंतर्गत बच्चों को सुनने, बोलने, भाषा कौशल के विकास के लिए कई विधियाँ और तकनीकें सिखाई जाती हैं। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले सुनने की समस्या की पहचान, मतलब बच्चे में कौन सा हियरिंग लॉस है, कौन से टाइप्स और डिग्री का हियरिंग लॉस है, उसका सही पहचान होना आवश्यक है। सेकंड है तो मूलभूत चिकित्सा देखभाल, बेसिक ट्रीटमेंट, बच्चों के स्वास्थ्य और सुनने की स्थिति की नियमित जांच, कितना प्रोग्रेस हो गया है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है। अगर हम कंटिन्यूअस जांच करते रहेंगे तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट है विशेषज्ञों की आवश्यकता। विशेषज्ञों की आवश्यकता इसमें ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट या इसके अलावा और बहुत सारे जो स्पेशल एजुकेटर हैं या अन्य विशेषज्ञ हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनकी आवश्यकता होती है। 4 जो है संसाधन और उपकरण। संसाधन और उपकरण में सबसे पहले हियरिंग एड की ज़रूरत पड़ती है, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी उपकरण की ज़रूरत पड़ती है, माता पिता की सहभागिता की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि सक्रिय रूप से कार्यक्रम में भाग लेना माता पिता का आवश्यक है, क्योंकि माता पिता ही बच्चों की टेक केयर करते हैं और वो सबसे ज़्यादा टाइम माता पिता के साथ बच्चे बिताते हैं। तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम है वो पेरेंट्स के लिए चलाया जाता है। अब इसका हम देख लेते हैं प्लान ऑफ एक्शन, कार्य योजना। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, किस तरीके से हम अपनी क्रिया का या कार्य का की योजना बना सकते हैं। तो सबसे पहले होगा सुनने की समस्या की पहचान और मूल्यांकन, मतलब हियरिंग असेसमेंट, कौन से टाइप्स का हियरिंग लॉस है और कौन से कैटेगरी का हियरिंग लॉस है, डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस क्या है। तो इसमें शिशु की सुनने की क्षमता की नियमित जांच करवाना, यदि कोई समस्या हो तो विशेषज्ञों से शीघ्र जांच करवाना। नेक्स्ट क्या होगा, माता पिता के साथ सहयोग, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, माता पिता का कोलैबोरेशन ज़रूरी है। माता पिता को ये एजुकेशन देना कि किस प्रकार बच्चों को सुनने और बोलने में सहायता कर सकते हैं। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन के लिए उपयुक्त तकनीकी और अभ्यास क्या हैं वो बताना। भाषा और बोलने की ट्रेनिंग, बच्चों के लिए भाषा और सुनने के कौशल का विकास करना, जैसे स्पीच थेरेपी है, ऑडियोलॉजी है या उसके अलावा और भी ट्रेनिंग होती हैं, उन विधियों का पालन करना। सुनने उपकरणों का उपयोग, बच्चों को उपयुक्त सुनने के यंत्र और उपकरणों का उपयोग सिखाना। समर्थन समूहों और संसाधनों की उपलब्धता, परिवारों को समर्थन देने के लिए समूहों और ऑनलाइन संसाधन की व्यवस्था करना। 1.2 है प्री स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओवरव्यू, नीड, रिक्वायरमेंट एंड प्लान ऑफ एक्शन पूछा इसमें। तो इसमें है प्री स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम, PTP।
तो प्री स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले प्री स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स छोटे बच्चों के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं जो 3 to 6 वर्ष की आयु के होते हैं। अब इन प्रोग्राम्स का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को बेसिक एजुकेशन और सोशल स्किल्स विकसित करने में मदद करता है ताकि वे प्राथमिक विद्यालय में अच्छे से समायोजित हो सकें। उस दौरान बच्चे को खेल में सीखने, संचार कौशल, मोटर स्किल्स और अनुशासन सिखाया जाता है। इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो रिक्वायरमेंट है प्रशिक्षित शिक्षक और कर्मचारी की यानी कि ट्रेन टीचर की ज़रूरत होती है। योग्य और अनुभवी शिक्षक हो जिन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस हो बच्चों के फील्ड में, जिन्हें बच्चों के साथ काम करने का अनुभव हो। सेकंड है सुरक्षित और अनुकूल वातावरण, मतलब जहाँ ऐसा वातावरण देना जो सेफ हो बच्चों के लिए और उनको बच्चों के आवश्यकता के अनुसार एडॉप्ट किया गया हो। संसाधन और सामग्री, शैक्षिक खेल, किताबें, पजल्स और शैक्षिक सामग्री जो भी रिसोर्सेज हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वो बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट है समय सारणी, दैनिक गतिविधियों का व्यवस्थित रूप से समयबद्ध होना। नेक्स्ट है माता पिता की सहभागिता, माता पिता का सक्रिय सहयोग और बच्चों के विकास की जानकारी। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है। तो कार्य की सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्यक्रम की योजना बनाते हैं। बच्चों के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार करना जिसमें खेल हो, कला हो, गाने हो, छोटे समूह और गतिविधियां शामिल हो। सेकंड होगा संसाधन और सुविधाओं का निर्धारण, मतलब बच्चों के लिए उपयुक्त शैक्षिक खेल, किताबें और उपकरणों की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति, बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त करना। नेक्स्ट है माता पिता को शामिल करना, माता पिता को कार्यक्रम के बारे में सूचित करना और उनके साथ बच्चों की प्रगति पर चर्चा करना। नेक्स्ट है प्रारंभिक मूल्यांकन और निगरानी, बच्चों के विकास की नियमित निगरानी और मूल्यांकन करना ताकि उनकी ज़रूरतों के अनुसार उपयुक्त समर्थन दिया जा सके। नेक्स्ट थर्ड 1.3 जो है इंडिविजुअल स्पीच लैंग्वेज थेरेपी प्रोग्राम, जिसमें पूछा है ओवरव्यू, नीड, रिक्वायरमेंट एंड प्लान ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्यक्तिगत स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी प्रोग्राम क्या है। तो व्यक्तिगत स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी प्रोग्राम एक विशेष उपचार प्रक्रिया है जो किसके लिए अपनाई जाती है, इन बच्चों के लिए अपनाई जाती है। कौन से बच्चों के लिए, जिनको दिक्कत होती है, जिनको स्पीच में दिक्कत होती है, जिसमें एक प्रशिक्षित स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट के द्वारा बच्चों या वयस्कों को भाषाई और संवाद संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता है। मतलब जिसको भाषा और स्पीच की प्रॉब्लम होती है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअल स्पीच लैंग्वेज थेरेपी प्रोग्राम किया जाता है। ये उन प्रोग्राम विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए होता है जिनको बोलने, सुनने, समझने या लिखने में कठिनाई होती है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। मतलब एक ट्रेंड स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से थेरेपी देते हैं। मूलभूत मूल्यांकन, पहले बेसिक मूल्यांकन कर सकते हैं, इवेल्युएशन कर सकते हैं, जैसे भाषा और बोलने की समस्याओं का सही मूल्यांकन करना, बच्चे में आर्टिकुलेशन एरर है, स्पीच एरर है, किस तरीके का एरर है ये पता लगाना। नेक्स्ट है संसाधन और उपकरण। संसाधन और उपकरण में थेरेपी के लिए विशेष सामग्री और उपकरण जैसे कार्ड्स, किताबें, वीडियो आदि, ये सारे संसाधन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सहयोगात्मक वातावरण, थेरेपी सत्रों के लिए आरामदायक और प्रेरणादायक वातावरण। नेक्स्ट है माता पिता और परिवार का सहयोग, परिवार को थेरेपी के बारे में जानकारी और अभ्यास में सहयोग देना, क्योंकि फैमिली के साथ बच्चा जो है वो ज़्यादा वक्त बिताता है, तो फैमिली को ट्रेंड करना और उनका सहयोग करना ताकि वो अपने बच्चे को स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी प्रोग्राम में सहयोग कर सकें। अब इसका POA क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, तो इसका जो POA है वो है मूल्यांकन सबसे पहले करते हैं कि व्यक्ति की भाषा बोलने और समझने की क्षमताओं का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है, उसे कहाँ पर बोलने और समझने में दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट व्यक्तिगत थेरेपी योजना बनाते हैं, जिसकी जैसी समस्या होती है उसके आधार पर व्यक्तिगत उपचार योजना तैयार की जाती है। सत्रों की व्यवस्था, नियमित थेरेपी सत्रों की योजना बनाई जाती है जिसमें अभ्यास, खेल, अन्य तकनीकों का उपयोग किया जाता है। सत्र मतलब सेशन,
कितने सेशन चलेंगे वो गोल के ऊपर होता है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल बनाए जाते हैं। अगर गोल कितने मंथ में कितने दिनों का होता है, उस आधार पर सेशन डिवाइड किए जाते हैं। मूल्यांकन और सुधार। प्रत्येक सत्र के बाद व्यक्ति के विकास का मूल्यांकन किया जाता है और आवश्यक सुधार किया जाता है। नेक्स्ट है माता पिता का मार्गदर्शन। परिवार और माता पिता को अभ्यास और प्रगति के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वे घर पर भी अभ्यास कर सकें। 1.4 है इम्पैक्ट ऑफ अर्ली इंटरवेंशन ऑन स्कूल आउटकम। तो मतलब अर्ली इंटरवेंशन का प्रभाव स्कूल मतलब जो स्कूल का परिणाम है उस पर क्या पड़ता है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले अर्ली इंटरवेंशन जो है बच्चों के विकास के शुरुआती वर्षों में किया जाता है, खासकर तब वे भाषाई, शारीरिक या मानसिक विकास में किसी प्रकार की कमी का सामना कर रहे होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को विकासात्मक या शैक्षिक समस्याओं से बचाना, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यानी कि जो इंटरवेंशन है, जब हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो बच्चों की नीड क्या होती है, उनको किन सुविधाओं की ज़रूरत होती है, उनकी डिफ़िकल्टी क्या होती है, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप के प्रभाव जो हैं, इम्पैक्ट हैं, वो शैक्षिक उपलब्धि में सुधार। अगर हम अर्ली इंटरवेंशन करते हैं तो बच्चे की जो शैक्षिक उपलब्धि है उसमें सुधार कर सकता है। उनके जो बच्चों की शैक्षिक क्षमताएं हैं वो हस्तक्षेप की वजह से बेहतर होती हैं। इसमें उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और स्कूल में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दूसरा जो है समाजीकरण और भावनात्मक विकास हो सकता है। बच्चों को सामाजिक कौशल और भावनात्मक विकास में सुधार होता है, जिससे वे स्कूल में अन्य बच्चों के साथ बेहतर ढंग से जुड़ पाते हैं। नेक्स्ट है भाषाई और संचार कौशल में वृद्धि होती है। भाषाई और संचार संबंधी समस्याओं पर प्रारंभिक हस्तक्षेप से बच्चों का संवाद कौशल मजबूत होता है, जिससे वे स्कूल में अच्छे से सीख पाते हैं। अन्यथा सीखने में दिक्कतें कम होती हैं। प्रारंभिक हस्तक्षेप के कारण बच्चों को सीखने में आने वाली जो भी दिक्कतें होती हैं उन्हें उचित समय पर मदद मिलता है। विशेष शैक्षिक ज़रूरतों का समाधान कर सकते हैं। जो भी शैक्षिक और विकासात्मक ज़रूरतें हैं उनको जल्दी पहचान पाते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं, जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सकता है। 1.5 में पूछा है इंटरवेंशन ऑफ लेट आइडेंटिफाइड चिल्ड्रेन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजीज। तो चैलेंजेस क्या होंगी वो देख लेते हैं। जैसे समय की कमी होती है, अगर देर से पहचान होती है, लेट आइडेंटिफाई, अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता है तो अर्ली इंटरवेंशन करके बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उनमें सुधार कर सकते हैं। बट लेट आइडेंटिफाइड होता है, अगर ये लेट में पता चलता है कि बच्चे में ये समस्या है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसमें दिक्कतें क्या होती, चैलेंजेस, जिसमें सबसे पहले समय की कमी होती है, क्योंकि देर से पहचान होने पर जो भी हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं उसमें सुधार के लिए सीमित समय मिलता है, जिससे उनका जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो प्रभावित हो सकता है। भाषा और संवाद में देरी होती है, मतलब लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में देरी होती है। भावनात्मक और सामाजिक समस्याएं, जैसे देर से हस्तक्षेप होता है तो बच्चों में जो भी उनके इमोशनल होते हैं और सोशल डेवलपमेंट से वो पिछड़े हो सकते हैं, क्योंकि दूसरों से कनेक्शन नहीं बना पाते, मतलब दूसरों से कनेक्ट नहीं कर पाते, संवाद नहीं कर पाते, या अन्य तरीकों का उपयोग कर चुके होते हैं, जिसको समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। शैक्षिक कठिनाइयाँ, स्कूल में पढ़ाई में देरी से हस्तक्षेप वाले बच्चों को सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अटेंशन नहीं दे पाते, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है माता पिता का सहयोग ना मिलना। माता पिता का देर से हस्तक्षेप के बारे में जानकारी ना होना, उनकी सहयोग की कमी इस प्रक्रिया को और भी कठिन बना सकता है। स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, तो स्ट्रैटेजी है प्रारंभिक मूल्यांकन और पहचान, मतलब हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उनका इवैल्यूएशन कर सकते हैं जितनी जल्दी हो सके। अगर हमें ये पता चल जाए कि समस्या है तो हम उसका हस्तक्षेप जल्दी ही शुरू कर सकते हैं। व्यक्तिगत हस्तक्षेप योजना बना सकते हैं, मतलब उनकी विशेष आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्तिगत उपचार योजना तैयार की जाती है, जिसमें विशेष भाषाई विकास और श्रवण यंत्रों का उपयोग और कम्युनिकेशन स्किल पर
ध्यान दिया जाता है। माता पिता की भूमिका, माता पिता को प्रक्रिया में शामिल किया जाए, उन्हें थेरेपी और उपचार के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि वो घर पर जितनी भी प्रैक्टिस होती हैं वो माता पिता ही करवाते हैं, तो इसलिए उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। विशेषज्ञों से सहयोग, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और अन्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक संयुक्त उपचार योजना बनाई जाए। सामाजिक और भावनात्मक समर्थन, बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए समूह गतिविधियों और खेलों का आयोजन किया जाए, ताकि वे दूसरों के साथ जुड़ सकें और आत्मविश्वास महसूस कर सकें। नेक्स्ट है सुनने के यंत्रों का उपयोग। श्रवण यंत्र, हियरिंग एड का सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित किया जाए और बच्चों को इसके बारे में ट्रेंड किया जाए। मॉड्यूल 2 है, यूनिट 2 है ऑडिटरी लर्निंग, एबीटी एंड ऑडिटरी ट्रेनिंग एंड स्पीच रीडिंग। तो यहाँ पर देख 2.1 जो है उसमें पूछा है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटरी लिसनिंग, यूनिसेंसरी एंड मल्टी सेंसरी अप्रोच। अब यहाँ पर पूछा हुआ है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटरी लिसनिंग, श्रवण की संकल्पना पूछी हुई है, यूनिसेंसरी और मल्टी सेंसरी दृष्टिकोण पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑडिटरी लिसनिंग कॉन्सेप्ट क्या है। ऑडिटरी लिसनिंग में ऑडिटरी मतलब सुनना, लिसनिंग भी श्रवण होता है। तो श्रवण सुनना वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ध्वनियों और भाषाओं को पहचानता है और समझता है। वो ये ना केवल सुनने की शारीरिक क्रिया है, बल्कि इसमें मस्तिष्क द्वारा ध्वनियों की पहचान, उनका विश्लेषण और प्रतिक्रिया देना भी शामिल है। ये बच्चों के भाषा विकास और संचार कौशल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जो भी हम ध्वनि सुनते हैं उनको मस्तिष्क के द्वारा, मतलब हम सुन के उनका डिस्क्रिमिनेशन कर पाते हैं, पहचान पाते हैं, उनका विश्लेषण कर पाते हैं और उस पर रिस्पॉन्स कर पाते हैं। ये ऑडिटरी लिसनिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। यूनिसेंसरी अप्रोच क्या है, परिभाषा इसकी देख लेते हैं। तो इस दृष्टिकोण में केवल एक इंद्रिय, यूनि मतलब एक इंद्रिय का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सुनने की प्रक्रिया में केवल ऑडिटरी का उपयोग। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, श्रवण सुनने के दौरान बच्चों को केवल आवाज़ या ध्वनियाँ सुनने को दी जाती हैं और अन्य इंद्रियां जैसे दृष्टि या स्पर्श का उपयोग नहीं किया जाता है। इससे लाभ क्या होता है, ये दृष्टिकोण बच्चों को ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करने और सुनने की क्षमता को सुधारने में मदद करता है। यूनिसेंसरी का मतलब इसमें एक इंद्रिय का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मल्टी सेंसरी। अब यहाँ पर है मल्टी सेंसरी अप्रोच। मल्टी सेंसरी मतलब बहुसंवेदी अप्रोच बोल सकता है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसमें एक के साथ कई इंद्रियों का उपयोग किया जाता है, जैसे सुनना, देखना, स्पर्श करना। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ क्लास में VAKT। ठीक है, अब VAKT क्या है, VAKT, V फॉर विजुअल, A फॉर ऑडिटरी, K फॉर काइनेस्थेटिक और T फॉर टेक्टाइल। इन चीज़ों का हम यूज़ करके सिखा सकते हैं। ये आता है मल्टी सेंसरी अप्रोच में। ये बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को मज़ेदार और प्रभावी बनाता है। उदाहरण क्या होगा, बच्चे को किसी शब्द को सुनते हुए दिखाया भी जाता है और फिर उस शब्द का लेखन भी कराया जाता है। श्रवण, दृष्टि और स्पर्श का सम्मिलन होता है। इसमें विजुअल दिखा भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं, एक्टिविटी भी करवा सकते हैं और स्पर्श भी करवा सकते हैं। इससे लाभ क्या होता है, ये दृष्टिकोण बच्चों को बेहतर तरीके से समझने में, याद रखने में और विभिन्न प्रकार के सीखने के कौशल को विकसित करने में मदद करता है। ये विशेष रूप से उन बच्चों के लिए प्रभावी है जिनमें सुनने या दृश्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है 2.2 ऑडिटरी ट्रेनिंग, इम्पोर्टेंस, टाइप, इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंड स्टेजेस पूछा हुआ है। ऑडिटरी ट्रेनिंग सुनने मतलब श्रवण प्रशिक्षण का महत्व पूछा है, टाइप पूछा है, व्यक्तिगत और समूह, और स्टेजेस पूछी, चरण पूछे। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। सबसे पहले ऑडिटरी ट्रेनिंग जो है, इसमें श्रवण कौशल का विकास, जिसमें श्रवण प्रशिक्षण से बच्चों और व्यक्ति में सुनने और ध्वनियों को समझने की क्षमता में सुधार होता है।
मतलब इसमें क्या होता है, ऑडिटरी स्किल्स डेवलप होती है। भाषा और संचार में सुधार होता है, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन अच्छा डेवलप होता है क्योंकि इसमें बच्चों को कम्युनिकेशन करना सिखाया जाता है। सुनने की समस्याओं का समाधान होता है जिसमें जो भी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनके कौशल को सुधार करने में मदद मिलती है। सामाजिक समायोजन, ये सही श्रवण प्रशिक्षण बच्चों को सामाजिक रूप से दूसरों से जुड़ने में मदद करता है। जैसे नॉर्मल कम्युनिटी है तो उनसे जुड़ पाते हैं, जितना ज़्यादा उनकी ऑडिटरी अच्छी होगी वो सुनकर दूसरों की बातों को समझ सकते हैं और उसका रिस्पॉन्स करते हैं। अब टाइप्स जो है वो देख लेते हैं, आपके सिलेबस में ही दिया हुआ है इंडिविजुअल और ग्रुप। तो इंडिविजुअल जो है इसमें क्या है, इस प्रकार के में प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। मतलब इसमें सेशन आयोजित किए जाते हैं अलग अलग, ये बच्चों की जो आवश्यकता होती है उनके अनुसार कस्टमाइज किया जाता है। इससे लाभ क्या होता है, ये अधिक व्यक्तिगत और लक्षित होता है। मतलब इसमें जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी होती हैं, उनके जो लक्ष्य हैं वो भी पूरे होते हैं, जिसमें शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए अधिक प्रभावी होता है। समूह श्रवण प्रशिक्षण जो है, ग्रुप ऑडिटरी ट्रेनिंग, इसमें इस प्रकार में कई बच्चों या व्यक्तियों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें विभिन्न समूह गतिविधियां और अभ्यास शामिल होते हैं। इसमें लाभ क्या होता है, एक साथ बच्चों को मतलब जैसे काफ़ी बच्चे एक साथ रहते हैं तो उनको सीखने में काफ़ी मज़ा आता है, वो बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं, इससे उनका सोशल डेवलपमेंट होता है, वो टीम वर्क की भावना उनमें जागृत होती है। 2.3 है ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, प्रिंसिपल इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ टीचर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑडिटरी वर्बल थेरेपी का मतलब क्या होता है। सुनने और बोलने की थेरेपी, मतलब जिसमें सुनना और मौखिक रूप से बोलना भी सिखाया जाता है। तो इसके प्रिंसिपल जो हैं ये क्या है, सुनने पर ध्यान केंद्रित करना। सबसे पहला ऑडिटरी वर्बल थेरेपी में सुनने की प्रक्रिया को प्रमुखता दी जाती है। इसका उद्देश्य बच्चों को सुनकर बोलने और समझने की क्षमता विकसित करना है। दूसरा है बोलने की क्षमता का विकास, मतलब पहला सुनने पर ध्यान, जैसे ऑडिटरी ट्रेनिंग में सिर्फ एक सेंस पे ध्यान दिया जाता है, ऑडिटरी पे सुनने पर, लेकिन इसमें सुनने और बोलने पर दोनों पर ध्यान दिया जाता है। तो बोलने की क्षमता का विकास जिसमें थेरेपी देते हैं बच्चों को, हियरिंग एड का उपयोग करते हुए बिना किसी अन्य सहायक उपकरण के शब्द और वाक्य को समझने और बोलने में मदद करते हैं। कंप्लीट कम्युनिकेशन, इनमें बच्चों को सुनने के साथ साथ बोले गए शब्दों को पहचानने, प्रतिक्रिया देने में प्रशिक्षण दिया जाता है। ये बच्चे को सामाजिक रूप से जुड़े रहने और कम्युनिकेशन कौशल को सुधार करने में मदद करते हैं। माता पिता की सक्रिय भागीदारी, थेरेपी में माता पिता की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वे घर पर अभ्यास कराते हैं और बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो भाषाई विकास में सुधार, इसमें भाषा डेवलपमेंट में सुधार हो सकता है क्योंकि बोलने और सुनने दोनों की थेरेपी दी जाती है, तो जिससे वे बिना किसी दृश्य सहायता कि सुनकर बोलने और समझने में सक्षम होते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, जब वो खुद बोल पाते हैं, दूसरों से कम्युनिकेशन कर पाते हैं तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। शैक्षिक सफलता में योगदान मिलता है और सोशल समायोजन, सामाजिक रूप से बेहतर समायोजित होते हैं, अपने दोस्तों परिवार के साथ अच्छा कम्युनिकेशन कर पाते हैं। रोल ऑफ टीचर क्या होता है, प्रेरणा और मार्गदर्शन। टीचर का जो रोल होता है मोटिवेशन का और गाइडेंस का। शिक्षक बच्चों को सुनने, समझने, बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। वह बच्चों को हर दिन नए शब्द और वाक्य सिखाने में मदद करते हैं। प्रशिक्षण और अभ्यास देना टीचर का रोल होता है। शिक्षक बच्चों को भाषाई और श्रवण कौशल में सुधार के लिए नियमित अभ्यास करवाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं। माता पिता को सहयोग करते हैं, थेरेपी के बारे में बताते हैं ताकि वो घर पर भी बच्चों का उचित अभ्यास कर सके। व्यक्तिगत ध्यान, शिक्षक बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को समझकर प्रत्येक बच्चों के लिए अनुकूल शिक्षा विधियाँ अपनाते हैं। सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं जिसमें मतलब शिक्षक एक सुरक्षित और सहयोगपूर्ण वातावरण प्रदान करते हैं जिसमें बच्चे बिना किसी डर या झिझक के बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। टू 2.4 है ऑडिटरी ट्रेनिंग एंड ABT, ऑडियो वर्बल थेरेपी, प्री रिक्विजिट, चैलेंजेस, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस। तो सबसे पहले हम ऑडिटरी ट्रेनिंग की प्री रिक्विजिट
देख सकते हैं पूर्व आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है ऑडिटरी ट्रेनिंग, जिसमें श्रवण प्रशिक्षण, बच्चों के श्रवण स्तर का सही मूल्यांकन करना आवश्यक है परीक्षण। उसके बाद श्रवण यंत्रों का उपयोग, यदि बच्चे में श्रवण समस्या है, मतलब सुनने से रिलेटेड समस्या है, तो हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट का उपयोग ज़रूरी होता है। मूलभूत सुनने की क्षमता, जो बच्चों की बुनियादी क्षमता प्राप्त होती है, ताकि मतलब ये ज़रूरी होता है ताकि वो जो भी ध्वनि होती है उनको पहचान सके। और दूसरा जो है, दूसरी प्री रिक्विजिट है, दूसरी पूर्व आवश्यकता है, वो है ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। तो इसमें हियरिंग एड का यूज़, एबीटी में बच्चों को केवल श्रवण यंत्रों का उपयोग कर सुनने और बोलने के लिए कौशल सिखाए जाते हैं। माता पिता की भागीदारी की आवश्यकता होती है, इसमें सक्रिय भागीदारी ज़रूरी होती है क्योंकि वो घर पर अभ्यास कराने में मदद करते हैं। प्रारंभिक हस्तक्षेप ज़रूरी होता है, जल्दी से जल्दी थेरेपी शुरू करना फ़ायदेमंद होता है, खासकर यदि बच्चे की कम उम्र में सुनने की समस्या का पता चले। चैलेंजेस क्या होते हैं? तो चैलेंजेस जो होते हैं, ऑडिटरी ट्रेनिंग, समय की कमी होती है, कुछ बच्चों को सुनने और ध्वनियों को पहचानने में ज़्यादा समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। समझने में कठिनाई होती है, बच्चों को नई ध्वनियों को समझने और पहचानने में कठिनाई होती है, खासकर यदि उन्हें पहले से ध्वनियों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती तो। या संसाधन की कमी होती है, सही उपकरण और संसाधनों की कमी से प्रशिक्षण प्रभावी नहीं हो पाता है। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, इसमें भावनात्मक चुनौती होती है, बच्चों में बोलने की शुरुआत में डर या संकोच, हेजिटेशन हो सकता है, जिससे वे बात करने में झिझकते हैं। माता पिता का सहयोग नहीं होता है, या प्रशिक्षण नहीं होता है, बिना सहयोग के थेरेपी का प्रभाव कम होता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास, बच्चों का भाषा और सामाजिक विकास सामान्य बच्चों से धीमा हो सकता है। समानताएं क्या होती हैं? तो श्रवण कौशल पर ध्यान, दोनों ही विधियों में श्रवण कौशल के विकास पर जोर दिया जाता है, चाहे एबीटी हो चाहे एटी हो, ऑडिटरी ट्रेनिंग हो या ऑडियो वर्बल थेरेपी हो, दोनों में ही हियरिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बच्चों की सुनने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और इस दोनों में शुरुआत में जल्द हस्तक्षेप की ज़रूरत होती है, दोनों में ही माता पिता की भूमिका की ज़रूरत होती है, दोनों में ही विशेषीकृत ध्यान की ज़रूरत होती है। जैसे दोनों विधियों में बच्चों की जो व्यक्तिगत ज़रूरत होती है उनको समझकर उनके लिए अनुकूल शिक्षा, यानी कि उनके लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना ज़रूरी होता है। डिफरेंसेस क्या होते हैं? तो प्राथमिक उद्देश्य जो है ऑडिटरी ट्रेनिंग में, इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को ध्वनियों की पहचान और भेदने की क्षमता प्रदान करना, मतलब बच्चे ध्वनियों को पहचान पाएँ और उसमें डिस्क्रिमिनेशन करने की क्षमता प्रदान कर पाएँ। लेकिन जो ऑडिटरी वर्बल थेरेपी है, इसमें मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को केवल सुनकर बोलने और समझने की क्षमता प्रदान करना। विधियाँ जो हैं ऑडिटरी ट्रेनिंग, इसमें अधिकतर ध्वनि, टोन और शोर पर ध्यान दिया जाता है। मतलब जो ऑडिटरी ट्रेनिंग है इसमें अधिकतर जो ध्वनि होती, जो साउंड होता है, उसके टोन और बैकग्राउंड नॉइज़ पर ध्यान दिया जाता है, शोर पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन एबीटी जो है, इसमें सुनने के अलावा बच्चों को शब्दों और वाक्यों को समझने और उनका सही तरीके से उच्चारण करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। फोकस क्या होता है इसमें? तो ऑडिटरी ट्रेनिंग का जो फोकस होता है, ये मुख्य रूप से सुनने की प्रक्रिया को सिखाता है, और एबीटी जो है ये सुनने की साथ साथ बोलने, समझने और संवाद स्थापित करने के कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है। 2.5 है स्पीच रीडिंग कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, चैलेंजेस एंड रोल ऑफ टीचर। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। स्पीच रीडिंग जो है उसे लिप रीडिंग भी कहते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति बिना आवाज़ सुने केवल चेहरे और होठों के हलचल से शब्दों और वाक्यों को पहचानता है। ये एक तकनीकी है, मुख्य रूप से हियरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चों और व्यक्तियों के लिए उपयोगी होती है ताकि वे कम्युनिकेशन को समझ सकें। इसमें इसका महत्व क्या होता है? सुनने में समस्या का समाधान। ऑडिटरी ट्रेनिंग जो होती है, इसका महत्व, इम्पोर्टेंस ये होता है कि सुनने की समस्या का समाधान हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है और भाषा डेवलपमेंट हो सकता है।
चैलेंजेस क्या होती हैं? सामग्री की पहचान में कठिनाई, जैसे शब्दों और ध्वनियों को सिर्फ लिप रीडिंग से पहचानना मुश्किल होता है। कई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें लिप की मूवमेंट समान होती है, तो उन शब्दों को बच्चे पहचानने में असमर्थ होते हैं। प्राकृतिक अभिव्यक्तियाँ, चेहरे और होठों की अभिव्यक्तियाँ सभी शब्दों के लिए स्पष्ट नहीं होती हैं, जिससे कुछ शब्दों को समझने में समस्या हो सकती है। सामाजिक स्थिति और वातावरण, शोर शराबे वाले वातावरण या दूर से देखने पर स्पीच रीडिंग की क्षमता प्रभावित होती है। अधिक समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्पीच रीडिंग में मास्टरी हासिल करने में समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसमें रोल ऑफ टीचर क्या होता है? तो प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग और मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। संसाधन प्रदान करना ज़रूरी होता है, जैसे वीडियो, चित्र या विशेष उपकरण प्रदान कर सकते हैं ताकि बच्चों को बेहतर समझ में आ सके। प्रेरणा और प्रोत्साहन दे सकते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि वो निरंतर अभ्यास कर सके। विकसित कार्यक्रम, इसके लिए कार्यक्रम डेवलप कर सकते हैं बच्चों की क्षमताओं के आधार पर, उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों के आधार पर कार्यक्रम को डेवलप कर सकते हैं। माता पिता को गाइडेंस दे सकते हैं ताकि वो घर पर अभ्यास कराएं। मॉड्यूल 3 है जिसमें पूछा है स्पीच इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी। तो 3.1 है अप्रोच टू लिंक स्पीच ऑडिटरी ग्लोबल सेंसरी स्लेबल यूनिट अप्रोच लिंक्स अप्रोच। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर अप्रोच टू लिंक स्पीच ऑडिटरी ग्लोबल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं लिंक स्पीच ऑडिटरी ग्लोबल सेंसरी स्लेबल यूनिट। इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? ये एक दृष्टिकोण है स्पीच ऑडिटरी और उसके ग्लोबल संवेदनाओं के संयोजन से संबंधित है। मतलब ये जो स्पीच ऑडिटरी ग्लोबल सेंसरी स्लेबल यूनिट है उसके संयोजन से संबंधित है, जहाँ शब्दांश इकाई को एक समग्र संरचना के रूप में देखा जाता है। सिद्धांत क्या है इसका? इस दृष्टिकोण में भाषण को सुनने समझने के लिए ग्लोबल और स्थानीय सेंसरी संकेतों का संयोजन किया जाता है। मतलब इसको सुनने और समझने के लिए सेंसरी का संयोजन, जो भी सेंसरी सिंबल होते हैं उसका संयोजन किया जाता है। इसके मुख्य बिंदु हैं शब्दांश इकाई, जैसे भाषण की ध्वनियाँ शब्दांश में विभाजित होती हैं, ये इकाइयाँ समझने में मदद करती हैं। इसमें श्रवण और संवेदनाएं, भाषण समझने के लिए केवल श्रवण ही नहीं, मतलब केवल ऑडिटरी ही नहीं, बल्कि इसके अलावा अन्य जो भी सेंसरी हैं, जैसे दृष्टि है, जैसे मूवमेंट है, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। संचार का संपूर्णता दृष्टिकोण, मतलब जो टोटल कम्युनिकेशन अप्रोच होता है, ये भी इसमें काम में लाया जाता है। जैसे ये दृष्टिकोण ये मानता है कि जो स्पीच है उसको एक समग्र अनुभव के रूप में समझा जाता है, जहाँ जो ऑडिटरी है या अन्य जो भी सेंसरी ऑर्गन हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लिंक्स अप्रोच जो है, ये दृष्टिकोण डॉक्टर हवार्ड लिंक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो विशेष रूप से भाषण या फिर स्पीच ऑडिटरी में कठिनाई वाले बच्चों के लिए उपयोगी है। इसका सिद्धांत है, लिंक का दृष्टिकोण ये मानता है कि सुनने और समझने में मदद के लिए कुछ सामान्य ध्वनियाँ और संकेत हैं जिनका अभ्यास किया जाता है। जैसे 6 ध्वनियाँ हैं लिंग्विस्टिक साउंड, प्रमुख ध्वनियों में जिसमें उच्च निम्न और मतलब इसमें हाई, मीडियम और लो फ्रीक्वेंसी शामिल हैं, जैसे आ, उ, ई, श है, जो सुनने में मदद करते हैं। बच्चों के लिए व्यवहारिक उपयोग, ये दृष्टिकोण बच्चों को भाषण ध्वनियों को पहचानने और समझने के लिए निर्देशित करता है। समय में वृद्धि, इन ध्वनियों का अभ्यास करके जो ऑडिटरी कैपेसिटी होती है उसको विकसित किया जाता है, श्रवण क्षमता को विकसित किया जा सकता है, खासकर ऐसे बच्चों के लिए जो सुनने में परेशानी महसूस करते हैं। 3.2 है फॉर्मुलेशन ऑफ लेसन प्लान, लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, एक्टिविटीज़ फॉर टीचिंग करेक्ट प्रोडक्शन ऑफ वेरियस वोबल एंड कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले लेसन प्लान का निर्माण। लेसन प्लान क्या होता है? पढ़ाने से पहले की गई तैयारी, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितने समय में पढ़ाना है, कौन से मेथड से पढ़ाना है, इन चीज़ों की एक संरचना होती है जो लेसन प्लान कहलाती है, जो टीचर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है और स्टूडेंट के लिए भी होती है। उसमें सारी चीज़ें डिज़ाइन होती है कि क्या, कब, कैसे क्या करना है।
तो विभिन्न स्वर और व्यंजन ध्वनियों के सही उत्पादन की शिक्षा। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन ध्वनियों का सही उच्चारण, जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न स्वर विभिन्न वोबेल और कॉन्सोनेंट की ध्वनियों का सही स्पष्ट उच्चारण करना सिखाना। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया लॉन्ग टर्म गोल में कॉन्सोनेंट और वोबेल का सही उच्चारण सिखाना। तो अब इसमें शब्दों और वाक्यों का सही उच्चारण, जिसमें जो भी वोबेल और कॉन्सोनेंट साउंड है उनका उपयोग करके विद्यार्थियों को शब्दों और वाक्यों का सही ढंग से बोलने में सक्षम बनाना। भाषण कौशल में सुधार, ये भी लॉन्ग टर्म गोल है। भाषण में स्पष्टता और प्रभावशीलता को बढ़ाना ताकि वे आत्मविश्वास के साथ बोल सकें। ध्वनि कॉन्सोनेंट और वोबेल का सम्यक अभ्यास, विद्यार्थियों को स्वर और व्यंजन के संयोजन को समझाना और अभ्यास कराना। उसके बाद हम बनाते हैं शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में हमने ले लिया कि जो हमारी स्वर ध्वनियों का ध्वनि है उनका सही उच्चारण। तो छात्रों को अलग अलग स्वर ध्वनियाँ जैसे आ ई ऊ आदि का सही उच्चारण करना सिखाना। व्यंजन ध्वनियों का सही उच्चारण सिखाना, जैसे क च ट प म आदि का सही उपयोग या उच्चारण सिखाना। थर्ड जो हम शॉर्ट टर्म गोल बनाएंगे, स्वर और व्यंजन के मिश्रण पर काम करना, विद्यार्थियों को स्वर और व्यंजन के मिश्रित रूपों का सही उपयोग करना सिखाना, जैसे क है, क है, क्य है, की है आदि में। जैसे 4 शॉर्ट टर्म गोल हम बनाएंगे। स्पष्ट उच्चारण के लिए अभ्यास, छात्रों को उच्चारण में सुधार के लिए विशेष रूप से स्वर और व्यंजन ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभ्यास कराना। तो इस तरीके से हम लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल बना लेंगे। उसके बाद एक्टिविटीज़ हम प्लान करेंगे। तो एक्टिविटीज़ में सबसे पहला स्वर और व्यंजन का परिचय, छात्रों को स्वर और व्यंजन की ध्वनियों का परिचय देना। दूसरा जो होगा दूसरी एक्टिविटी, प्रत्येक ध्वनि का सही उच्चारण करना और छात्रों से उसका अभ्यास करवाना। दूसरी एक्टिविटी, मूल ध्वनियों का उच्चारण और अभ्यास, छात्रों को अलग अलग स्वर और व्यंजन के उच्चारण में सटीकता के लिए अभ्यास करवाना। सरल शब्द जैसे विल, कब, सपना का उच्चारण अभ्यास आदि करवाना। ध्वनियों का श्रवण और पहचान करवाना, छात्रों को सुनने के लिए विभिन्न स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ देना, जिन्हें सही ध्वनि पहचानने का अभ्यास करवाना। उनसे डिस्क्रिमिनेशन पूछना कि अंतर कर पाते हैं या नहीं। खेल के रूप में सुनो और पहचानो जैसी गतिविधियाँ करवाना। शब्दों में ध्वनियों का अभ्यास, सरल और सामान्य शब्द जैसे माँ, घर, सपना के उच्चारण का अभ्यास कराना। समूह में शब्दों का उच्चारण करवाना, छात्र में उनके उच्चारण को सही करने के लिए सुधारात्मक प्रतिक्रिया देना। स्वर व्यंजन संयोजन अभ्यास, मतलब पहले अलग अलग स्वर और व्यंजन का अलग अलग अभ्यास कराना और फिर दोनों का एक साथ कंबाइन प्रैक्टिस करवाना। तो विद्यार्थियों को स्वर और व्यंजन के संयोजन पर काम करने के लिए अभ्यास कराना। उदाहरण, क है, क है, च है, ची है, इस तरीके से अभ्यास करवाना। जटिल शब्दों और वाक्यों का उच्चारण करने की चुनौती देना, मतलब इसमें जो मात्रा है उसका भी ज्ञान कराना। फीडबैक और सुधारात्मक अभ्यास, छात्रों के उच्चारण में त्रुटियां पहचान कर उन्हें सही करने के लिए सुधारात्मक टिप्स देना। सप्ताह में एक बार उच्चारण परीक्षण लेना, विद्यार्थियों के विकास को ट्रैक करना। मतलब फीडबैक और सुधारात्मक अभ्यास ज़रूरी है। जैसे ही कुछ पढ़ा दिया जाए और हर हफ्ते उच्चारण परीक्षण लेना और बीच बीच में उनकी जो भी त्रुटि हैं उनको पहचान कर उनको सुधार करना। मूल्यांकन कर सकते हैं, सारांश परीक्षण कर सकते हैं, जिसमें छात्रों का उच्चारण परीक्षण करके ये जानना कि उन्हें कॉन्सोनेंट और वोबेल ध्वनियों का सही उच्चारण किया है या नहीं। ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, जिसमें सुधारात्मक सुझाव दे सकते हैं। साप्ताहिक परीक्षण करवा सकते हैं, सप्ताह के अंत में छात्रों से शब्दों और वाक्यों का उच्चारण करवाना और फीडबैक देना। रिसोर्सेज जो होंगे इसमें क्या होंगे, ऑडियो क्लिप सही उच्चारण को सुनने के लिए, फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं स्वर और व्यंजन ध्वनियों के लिए, चित्र और वीडियो का यूज़ कर सकते हैं जो भी आर्टिकुलेशन है या उच्चारण को समझाने और सही तरीके से दिखाने के लिए। 3.3 है ओरिएंटेशन टू एकॉस्टिक ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर भाषण ध्वनिकी का महत्व, एकॉस्टिक ऑफ स्पीच का महत्व देख लेते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है एकॉस्टिक ऑफ स्पीच, भाषण ध्वनि वो शाखा है, मतलब यह एकॉस्टिक ऑफ स्पीच वो ब्रांच है, शाखा है जो भाषण ध्वनियों के निर्माण, उनके गुण, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उनकी
उनके संचरण का अध्ययन करती है। मतलब किस तरीके से जो एकॉस्टिक ऑफ स्पीच होती है, जो भी ध्वनि होती है, उनका निर्माण होता है और उनका संचरण होता है, ट्रांसमिशन होता है, उसका अध्ययन हम एकॉस्टिक ऑफ स्पीच में करते हैं। इनका संबंध क्या है? तो ये भौतिकी और ध्वनि विज्ञान से जुड़ी हुई है, जहाँ ध्वनियाँ हवा के माध्यम से फैलती हैं और मस्तिष्क में समझी जाती हैं। भाषण ध्वनियों के गुण, तो इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, ध्वनि की उच्चता या निम्नता को निर्धारित करती है। मतलब इसमें जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, हाई और लो फ्रीक्वेंसी को निर्धारित करती है। उच्च आवृत्तियाँ तेज़ और कम आवृत्तियाँ धीमी होती हैं। मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो तेज़ होती है और जो लो फ्रीक्वेंसी होती है वो धीमी होती है। स्वर ध्वनियों में उच्च आवृत्ति और व्यंजन ध्वनियों में निम्न आवृत्ति होती है। जो वोबेल स्पीच साउंड होते हैं उसमें हाई फ्रीक्वेंसी होती है और जो कॉन्सोनेंट वोबेल साउंड, जो कॉन्सोनेंट स्पीच साउंड होते हैं उसमें लो फ्रीक्वेंसी होती है। एम्पलीट्यूड जो होता है ध्वनि की तीव्रता या जोर को दर्शाता है। मतलब ध्वनि कितनी जोर से आ रही है, जितनी अधिक होता है उतनी ही अधिक आवाज़ सुनाई देती है। टाइम पीरियड, ध्वनि का निर्माण समाप्ति समय भी महत्वपूर्ण होता है, जिससे हम ध्वनि की अवधि या ड्यूरेशन के रूप में समझ सकते हैं। टिम्बर है, एक ही आवृत्ति और एम्पलीट्यूड में भी विभिन्न ध्वनियों का स्वर क्वालिटी अलग हो सकता है। ये विशिष्ट ध्वनियों को पहचानने में मदद करता है, जैसे अ और ई में ध्वनियों में अंतर। सॉरी। भाषण ध्वनियों का निर्माण, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड, वोबेल स्वर ध्वनियाँ मुख्यतः गले और मुख के आकार के द्वारा उत्पन्न होती हैं, जिन्हें खुले मुंह और मुक्त वायु प्रवाह द्वारा उच्चारित किया जाता है। कॉन्सोनेंट जो है व्यंजन ध्वनियाँ जब वायु प्रवाह को रोकने या संकुचन करने के द्वारा उत्पन्न होती हैं, जैसे कि क, प, ट आदि। भाषण ध्वनियों के प्रमुख घटक जो होते हैं इसमें कंपोनेंट ऑफ स्पीच साउंड, तो इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है ये ध्वनियों का मूल स्वर है, जो बोलने वाले की आवाज़ की पहचान में मदद करता है। फॉर्मेंट्स, स्वर योजित ध्वनियाँ, ये विशेष आवृत्तियाँ हैं जो स्वर ध्वनियों की उच्चारण को विशिष्ट बनाती हैं। फ्रीक्वेंसी पैटर्न, प्रत्येक भाषण ध्वनि का एक विशेष आवृत्ति है, पैटर्न होता है जो दूसरों से अलग करता है। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ध्वनि का संचरण वायु के माध्यम से होता है, मतलब हवा के माध्यम से होता है और ये एक वेव के रूप में फैलता है। ध्वनियाँ वातावरण में फैलने के बाद मस्तिष्क तक पहुँचती हैं, जहाँ इन्हें समझा जाता है। 3.4 है स्ट्रेटजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पीच मॉडलिंग एंड शेपिंग थ्रू ऑडिटरी विजुअल टेक्टाइल मॉडलिटीज़, जिसमें सबसे पहले देखते हैं ऑडिटरी मोडालिटीज़ क्या होती हैं। सुनकर उच्चारण सुधारना, ऑडिटरी फीडबैक, उच्चारण को सही छात्रों को सही उच्चारण सुनाकर उदाहरण देना ताकि वे अनुकरण कर सकें, मतलब नकल करके सीख सकें। ऑडियो क्लिप्स का उपयोग कर सही और गलत उच्चारण के बीच अंतर समझाना। रिपीटिशन ऑफ साउंड, जो भी साउंड है, ध्वनि है, उनकी पुनरावृत्ति कराना। छात्रों का सही उच्चारण को बार बार सुनने के लिए प्रेरित करना, फिर उन्हें दोहराने के लिए कहना। ऑडिटरी बेस्ड गेम, सुनो और बोलो जैसे खेलों के माध्यम से छात्रों को विभिन्न ध्वनियों को पहचानना और सही उच्चारण के लिए प्रेरित करना। दृष्टि विजुअल मोडालिटीज़ जो हैं, शिक्षक या प्रशिक्षक को छात्रों के सामने सही उच्चारण करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना, जैसे मुंह की स्थिति और स्वर की स्थिति दिखाना। साउंड पिक्चर कार्ड, चित्रों और शब्दों के कार्ड का उपयोग कर छात्रों को ध्वनियों और उनके उच्चारण को जोड़ने के लिए अभ्यास कराना। शिफ्टिंग, ध्वनि का परिवर्तन, मोडिफिकेशन ऑफ साउंड, जिसमें छात्र एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि की ओर शिफ्ट करने के लिए प्रशिक्षित करना, जैसे स से श या ज से झ की ध्वनियों का अभ्यास। स्वरों का शिफ्टिंग, वोबेल शिफ्टिंग, स्वर ध्वनियों में बदलाव करना, जैसे अ से ई या ऊ से ऊ की ध्वनियों का अभ्यास कराना। शब्दों में बदलाव, चेंज इन वर्ड, जैसे कठिन शब्दों को सरल रूप में बदलकर सही उच्चारण की ओर शिफ्ट करना, जैसे सपना को स्वप्न से शिफ्ट करना। सामाजिक संदर्भ में शिफ्टिंग, बच्चों को वास्तविक जीवन की स्थितियों में उच्चारण सुधारने के लिए प्रेरित करना, जैसे बातचीत, गाने या कहानी सुनाने में।
यूज ऑफ शेप, आकृतियों का उपयोग। ध्वनियों के निर्माण के लिए मुंह और जीभ की स्थिति को चित्रित करने के लिए दृश्य सामग्री का उपयोग करना, जैसे ना ध्वनि के लिए जीभ का स्थान दिखाना। मौखिक मूक संयोजन, ओरल विजुअल इंटीग्रेशन, जो है छात्रों को शब्दों या ध्वनियों के साथ मुंह की स्थिति, शारीरिक हाव भाव को देखने के लिए प्रेरित करना ताकि वह उच्चारण को सही तरीके से समझ सकें। टेक्टाइल मोडालिटीज़ है, शारीरिक मार्गदर्शन, फिजिकल गाइडेंस, जिससे छात्रों को उच्चारण के दौरान मुंह, होंठ या जीभ की स्थिति को सही करने के लिए हाथ से मार्गदर्शन कर सकते हैं। स्पर्श आधारित अभ्यास, टेक्टाइल प्रैक्टिस करवा सकते हैं। छात्र को उनकी जीभ और होंठ की स्थिति को स्पर्श करके उच्चारण के सही तरीके का अभ्यास करा सकते हैं। स्पर्श ध्वनि सहायक उपकरण, टेक्टाइल साउंड ऐड, जैसे स्पर्श आधारित उपकरण का उपयोग करके, जैसे टॉकिंग माउथ पीस, या जिससे छात्र उच्चारण को समझ सके। ध्वनि की वाइब्रेशन का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ साउंड वाइब्रेशन, विद्यार्थियों को ध्वनि की वाइब्रेशन को हाथ से महसूस कराकर वे ध्वनियों के उत्पादन में क्या बदलाव हो रहे हैं इसे समझाने में मदद करना। 3.5 है इंडिविजुअल एंड ग्रुप स्पीच टीचिंग, स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप स्पीच टीचिंग क्या होती है, व्यक्तिगत भाषण शिक्षा क्या होती है। तो इसकी व्यक्तिगत भाषण या स्पीच टीचिंग होती है, एक बच्चे को स्पीच की टीचिंग कराई जाती है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, तो इसमें इंडिविजुअल अटेंशन मतलब व्यक्तिगत ध्यान, जिसमें एक ही बच्चे पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है। शिक्षक हर छात्र की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हैं। इसमें सुधारात्मक फीडबैक देने में आसानी होती है। इसमें पता ये चलता है कि किस बच्चे की क्या आवश्यकता है, किसमें क्या कमियां हैं। दूसरा जो है विशेष रूप से छात्रों की कमजोरियों पर काम कर सकते हैं, जैसे छात्र के उच्चारण है, भाषण, स्पीच है या अन्य स्पीच समस्याओं पर विशिष्ट रूप से काम किया जा सकता है। एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दे सकते हैं, छात्र बिना किसी डर या हिचकिचाहट के अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और इससे बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ता है और वो अभ्यास कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या होती है, समय की सीमा, मतलब व्यक्तिगत शिक्षा में एक समय में केवल एक छात्र पर ही ध्यान दिया जा सकता है, जिससे समय का अधिक उपयोग होता है। सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेज, व्यक्तिगत शिक्षा में संसाधन और अभ्यास के अवसर सीमित हो सकते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, कभी कभी छात्र अकेले अभ्यास करते समय उतना प्रेरित नहीं रहते जितना कि समूह में रहते हैं। समूह भाषण शिक्षा, ग्रुप स्पीच टीचिंग, अब इसमें स्ट्रेंथ क्या है, सामूहिक समर्थन रहता है, पीयर सपोर्ट रहता है, वो एक दूसरे को देखकर सीखते हैं और उससे सहभागिता और सहयोग बढ़ता है। सामाजिक सोशल इंटरेक्शन होता है, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसमें स्पीच कौशल में सुधार करते हैं। समय की बचत होती है, एक समय में कई छात्र एक ही गतिविधि पर काम करने का अवसर मिल सकता है जिससे समय बचता है। चैलेंजेस क्या होता है, इसमें लैक ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन होता है, जैसे व्यक्तिगत ध्यान की कमी, समूह में हर छात्र की विशेष समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सकता क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबकी अलग अलग नीड होती है। विभिन्न स्तर के छात्र, वेरीड स्किल्स लेवल, इसमें सबकी जो स्किल्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। छात्र अधिक सक्षम हो सकता, समूह में कुछ छात्र अधिक सक्षम हो सकते हैं जबकि कुछ जो ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा सहायता की आवश्यकता होती है। विरोधाभासी शोर, कॉन्फ्लिक्टिंग नॉइज, एक साथ कई छात्र का अभ्यास करने से शोर और विचलन हो सकता है जिससे ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो सकती है। मॉड्यूल 4 है कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेटेजी। 4.1 है मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज नेचुरल स्ट्रक्चर। ये मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी, तब तक आप फर्स्ट वीडियो देखिए और सेकंड वीडियो बहुत जल्द ही आएगी और बने रहिए ऐसे ही। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बता सकते हैं, नहीं है तो अच्छी बात है तो बता सकते हैं, मैं उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आई होप मेरा जो लेक्चर है वो आप लोगों के काम आया होगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।